Assalamu alaikum dear audience, I'm मोहम्मद खान शिगरी with Inside Reality। आज मैं आपके साथ एक और एपिसोड के साथ आ रहा हूँ। एक बज़ाहिर apparently I can say it's a good news for the Muslim world, for the regional stability and the peace and bilateral ties between Saudi Arabia and Iran। मैं अगर प्रेस टीवी के शेख सुर्खी से अगर आपको कुछ खबर दे दूँ, अल जज़ीरा और प्रेस टीवी के दोनों की लीड लाइन पर यह है, ईरान एंड सऊदी अरेबिया रिवाइविंग बायलैटरल रिलेशंस served 5 years ago the host of issues and preparing to reopen embassies। अब इराक़ में उन दोनों के माबेन काफ़ी इराक़ ने मीडिएटर का रोल अदा किया। सऊदी अरेबिया और ईरान की जो टाइज़ थे वो काफ़ी सस्पेंशन का शिकार रहा, स्पेशली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ Saudi cleric Allama Bakr al-Nimr when he was assassinated by the Saudi regime। जब ये चीज़ हुआ तो ईरान ने को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस चीज़ से, और सऊदी अरब का जो एम्बेसी है वो जला दिया गया, और इन दोनों के बीच में एक बहुत टेंस सिचुएशन क्रिएट हुई और काफ़ी हद तक वॉर भी देखने को मिले प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, और ग्राउंड प्रैक्टिकल बैटल्स भी हमने ऑब्ज़र्व किए। इससे पहले अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा हिस्ट्री में फिर से जाना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू होती है सऊदी अरबिया और ईरान की बैटल, और उसकी जो डोमिनेंसी की जंग है, और जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है इन दोनों की। और अगर हम कहें तो ईरान और सऊदी अरबिया टू अपोजिंग थॉट रहा है। एक दोनों मिडल ईस्ट में अपनी डोमिनेंसी के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ तरीके से, मेथड से, स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए। सऊदी अरबिया अपने आप को गार्डियंस ऑफ इस्लाम समझते हैं, ओविंग टू द होलिएस्ट सिटीज़ मक्का एंड मदीना। तो मगर चीज़ें उस वक्त तल्ख़ होती है जब ईरान के इनकलाब आ जाते हैं 1979 में, इमाम ख़ुमैनी के इनकलाब वहाँ पर आ जाती है, तो शाह रज़ा पहलवी की विड्रॉल होती है, उसकी हुकूमत का तख्ता उलट जाता है। तो वेस्ट जो कि काफ़ी हद तक इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स के ख़िलाफ़ रहा है, तो वो इस चीज़ को पे बज़िद हो जाते हैं कि ईरानियन इन्फ्लुएंस जो उनकी इनकलाब है, जो उनके रेवोल्यूशन है, वो ख़ित्ते में ना फैले। तो सऊदी अरबिया प्रो वेस्ट ब्लॉक में चला जाता है, और वो इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान को अपने लिए एक थ्रेट समझते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह इस रेवोल्यूशन को कर्ब किया जाए, और जो ईरान ख़ित्ते से, अपने कंट्री से एक्सटीरियर को ये चीज़ एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन को, वो अपने लिए, अपनी रजीम के लिए और अपने थॉट, स्कूल ऑफ थॉट के लिए बहुत ख़तरा समझते हैं। इसके अलावा दूसरी अहम बात जो रियलिटी है, वो सऊदी अरबिया को सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट का हब समझा जाता है, और ईरान को शियत स्कूल ऑफ थॉट का हब समझा जाता है। इसके हवाले से एक सेक्टेरियनिज़म का सेक्टेरियन जो इशू चला आ रहा है, और इस चीज़ की एक्सपेंशन के लिए दोनों तरफ से काफ़ी हद तक एक बैटल देखने को मिली है। और ये जो इन चीज़ों के जो मैनिफेस्टेशन हमने प्रॉक्सीज़ की सूरत में और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में देखा, जब ईरान और इराक़ के दरमियान वार हो जाती है 1988 तक, तब सऊदी अरबिया इराक़ के खुलकर सपोर्ट करने के, सद्दाम के रजीम को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और ईरान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ताल्लुकात और बिगड़ जाता है। अलबत्ता एक वक्त आता है किंग फैसल के दौर में थोड़ा सा ताल्लुकात सुधर जाता है, दूसरे जो दोनों कंट्रीज है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और क्लोज टाइज देखने को मिलते हैं। इन नटशेल, विद द इमर्जेंस ऑफ क्राउन प्रिंस बिन सलमान बिल्कुल एक अटर ईरानियन, ईरान के ख़िलाफ़ वो काफ़ी हद तक सरगर्म नज़र आते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न ब्लॉक है, और ईरान का वेस्ट से कभी नहीं बना है, जो प्रो इज़राइल रजीम और प्रो वेस्ट थॉट है उसके ख़िलाफ़ रहा है। तो वो खुलकर जो ईरान के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर जो सैंक्शंस हो, इसके अलावा दूसरे स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हो, उस पर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। और जो अपोजिंग जो फोर्स नज़र आते हैं जब अरब वार शुरू हुआ, अरब स्प्रिंग के बाद, उसमें इधर इन सीरिया और यमन और इराक़ और लेबनान और इन तमाम जगहों पर सऊदी जो मिलिट्री है, जो आर्म फोर्सेस से, वो ईरान के अपोज में आते हैं, और उन दोनों के दरमियान
جنگ لڑی جاتے ہیں، ایدر ان دا نیم آف ریلیجن اور ان دا نیم آف اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ تو آپ کو میں ایک اور دوسرے ابھی جو ریسنٹلی ان کے درمیان کافی عروج پر ہے، بہت شدت سے ایک ایکسٹریم پوزیشن پر دونوں ہے، اور پروکسی وارز کے ذریعے پورے مڈل ایسٹ کے فضا ڈسٹیبلائز ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہے ہیں دونوں اطراف سے۔ تو ایران نے اگر ہم بات کر لیں گراؤنڈ ریئلٹی کی، تو جو بیسک کاز ہے، کور ایشوز ہے مسلمانوں کی، جو پیلسٹائن کوز اور کشمیر کوز کے اوپر کافی آواز اٹھائے ہیں۔ انفارچونیٹلی سعودی عربیہ ڈسپائٹ کالنگ اٹ سیلف ایز اے گارڈین آف اسلام، ان چیزوں سے دور ہوتا ہوا ہمارے جو کور آبجیکٹیوز ہیں اس کی طرف اس کا دھیان نظر نہیں آتا۔ رادر وہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تعلقات ریسنٹلی بحال کیے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی ان کے کافی کلوز ریلیشن بنسبت پاکستان وہ انڈیا کے ساتھ کافی کلوز ٹائز ہے۔ یس، پاکستان کے بھی ہر مشکل اوقات میں انہوں نے ہیلپ کی ہے، مگر مودی کا جو رجیم رہا ہے وہ کشمیر میں بہت بروٹل سین، بہت مسلمانوں کے اوپر قیامت ڈائے ہیں، اس میں وہ جا کر مودی کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور دوسرے طرح کے اسناد سے نواز رہے ہیں، تو یقیناً یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اب ریسنٹلی جو بریک تھرو ہوا ہے ایران، بن سلمان نے اس سے پہلے بتایا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے جاتا ہوں۔ اپریل 2021 میں عرب ٹی وی کو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے وہاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہوں۔ اب یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کیا کرنے جا رہے ہیں، اب میں ان سائڈ ریئلٹی اور سٹوری بتاؤں تو سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ انفارچونیٹلی اسلامک نارمز سے ہٹ کر جو ویسٹرن ڈاکٹرنس ہیں اس کو اپنانے جا رہے ہیں اور اس کو انوائٹ کرنے جا رہے ہیں، اور فحاشی کے اڈے، نائٹ کلبس، میوزک سینٹرز اور کلبس یہ ہر جگہ پر کھلنے لگے ہیں، اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے مشہور جو ایکٹر ہیں، ایکٹریس ہیں، ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے اطراف میں ناچ و گانے کا سما کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو، تو ایران کے ساتھ ہوتھیوں کا ایک لائن ہے، وہ پروکسی وار کے ذریعے ان کے لیے بے چینی ہے۔ پہلے خود سعودیہ نے ان کے اوپر اٹیک کیا ملٹری کولیشن کے ذریعے، ان کا وہ تو چاہتے تھے کہ یہ وتھ ان اے ویک حل ہونے والی چیز ہے، مگر اب سعودی عرب اس چیز میں دلدل میں پھنس چکا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران سے بھی ایک اچھی ریلیشن شپ ہو، تاکہ اس کے لیے خطے میں اور پیکیولرلی وتھ ان دا کنٹری وہ جو 2030 کا ویژن ہے بن سلمان کا، اس کو اکمپلش کرنے میں ایک اچھا کارآمد ثابت ہو۔ مگر اپیرنٹلی تو ہمیں یہ چیزیں بیان آ رہے ہیں دونوں سائڈ سے، اور ایران نے بھی یہ پریس ٹی وی کے مطابق اس چیز کو خوشائن قرار دیا، اور انہوں نے بتایا it could be a regional stability and it could boost regional stability and security and development by overcoming differences۔ یہ اس وقت ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس طرح سے دونوں کو اسٹیبلٹی میں مدد ملے گی، مگر اس کو پھر بھی اس کے علاوہ بن سلمان کو بھی ریزرویشنز تھی اور ایران کو بھی ریزرویشن تھی، اور ایران نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو ٹائز ہے، اس کو فائنل ڈیسیجن نہیں کرتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم ہاؤ سعودی عربیہ ٹریٹ اس آن کور ایشوز آن نیک ٹائمز، اس پر سعودی عرب ہمارے ساتھ کیا ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ امریکن جو ڈکٹیشن ہے اس کے اوپر جتنے بھی ممالک اسلامک کنٹریز انہوں نے کام کیا ہے اس کا بڑا بھیانک انجام رہا ہے۔ اس حوالے سے ان باعث ہو کر بات کر لے تو جو ایرانین سٹان سے وہ ہمیں تگڑا نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کا جو مین کاز ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو غاصب صہیونیوں کی جو امریکہ جس طرح سے بغیر بے شرمی کے ڈٹائی کے ساتھ اس کی مدد کیے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم پیلسٹائن والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی حقوق کی آواز اٹھائیں، کیونکہ ان کے زمین پر جو اسرائیل کا جو آکیوپیشن ہے وہ ڈیکیڈ سے چلے آ رہے ہیں، اس کو اوور تھرو کر لیں اور ایک دن ہم بیت المقدس میں مل کے نماز پڑھ لیں۔ سعودی عربیہ برعکس اس کے کہ وہ فلسطینیوں کو زمین کی سوداواری پر اکسانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور ان دو تھاٹس کے بیچ میں مڈل ایسٹ میں ایک جنگ سی ہے، جنگ کی کیفیت سی ہے۔ امریکہ نے ڈائریکٹ وار کسی کے ساتھ نہیں کیا، مگر وہ اپنے آرمز، ایمونیشنز، اکنامک پیکیجز، ایڈز، ایگزسٹنس کے ذریعے مسلمان کنٹریز کو وہ یوز کرتے ہیں، اور امریکہ نے ریسنٹلی سعودی عربیہ کے ساتھ 2020 میں $100 بلین آرمز ڈیل کیا، اور اس میں سے بروٹل جو
भयानक किस्म के वेपन से सऊदी अरब ने यमन में इस्तेमाल किया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10,000 किड्स, बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, वहाँ पर मर चुके हैं और सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। और 31 मिलियन के 1 लाख के करीब प्रेगनेंट औरतें वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। यमन को सेकेंड वर्स्ट कंट्री करार दिया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो इस हवाले से देखा जाए, अगर हम ग्लेंस कर ले सरसरी नज़र, तो हम अपने कॉज की बजाय आपस में दस्तक गिरेबान ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर अभी पीस टॉक होते हैं, अब तक 5 राउंड हो चुके हैं रियाज और ईरान के दरमियान। इराक़ में एक थोड़ा सा इनडोर भी काम हो रहे हैं इसके ऊपर। अगर ये चीज़ें हो जाते हैं, एम्बेसी ओपन हो जाते हैं और रियलिस्टिक ग्राउंड पे बी साइड्स रिटोरिक्स कोई काम होते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स ग्रेट गेम। और अगर हम देखें तो क्या रियलिज़म की जंग नज़र आते हैं। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि स्टेट के पास ये चीज़ है कि वो अपने इंटरेस्ट और अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं विद द यूज ऑफ कोएर्जन एंड पावर। तो जो ट्रूथ है वो यही है कि दोनों अपनी डोमिनेंसी चाहते हैं। ईरान भी चाहते हैं कि उसकी से हो मिडिल ईस्ट में, और सऊदी अरबिया चाहते हैं कि वो अपनी इस डोमिनेंसी को, डिस्पाइट उसके कुछ काम नहीं है, फिर भी उसको जारी रखना चाहते हैं। और वो अपोजिंग जो एक दूसरे के साइड से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। द मिडिल ईस्ट हैज़ बीन एन एपिक सेंटर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर सेंचुरीज। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर लें तो ये सेंचुरीज से चला आ रहा है, क्योंकि सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है मिडिल ईस्ट को। और जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, इसका भी ये सरजमीन है, तो इसके ऊपर काफ़ी मार्का रहा है। ये ऑयल और गैसेस और दूसरे रिसोर्सेज से लदा हुआ एक खत्ता है जिसके ऊपर हमें लड़ाया जा रहा है। और जो मैदनियात हो गया और इसके रिसोर्सेज है वो सस्ते दामों पर जो वेस्टर्न कंट्री से, डेवलप कंट्री से जो दूसरे कुव्वतें हैं वो आराम से ले जा रहे हैं। मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि अपने बका किस चीज़ में है। अगर हम एक हो जाएंगे, इकबाल ने जिस तरह कहा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील की साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इसराइल की क्या औकात थी कि वो आपको आंखें दिखाएं। इसराइल का जो वजूद है वो एक डॉट से ज़्यादा नहीं था। अभी वो डॉट, वो स्पॉट बढ़कर एक कैंसर की शक्ल रूप इख्तियार कर चुका है, और इस चीज़ को अब मिटाना मुसलमानों के ऊपर फर्ज कर चुका है। अब हम देखना ये होगा कि किस तरह से मुसलमान और अक़वाम मुस्लिम इस चीज़ को उजागर करते हैं। क्या वो अपने बका, क्या वो अपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, या जो कोर इश्यूज़ है, जो बेसिक इश्यूज़ है, उसके लिए लड़ेंगे। जिस तरह से पैलेस्टीन के लोगों हैं, उसके ऊपर बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं मस्जिदों में। क्या ये शर्म का मकाम नहीं है मुसलमानों के लिए? क्या हम सिर्फ लफ्ज़ी मुसलमान रह गए? तो हमें ये देखना चाहिए कौन से मुल्क, कौन सी फोर्सेस, कौन सी मुज़ाहिमती तहरीकें इस कॉज के लिए लड़ रहे हैं और तन मन धन की कुर्बानी दे रहे हैं, और अमेरिका और इसराइल की नींदें हराम है। या अगर हमने सिर्फ लग्जरियस लाइफ, याश परस्ती, इस चीज़ को फॉलो करना है अरब मोनार्क्स की, और उन्हें किसी कॉज की, किसी की फिक्र नहीं है इन चीज़ों की, तो आप खुद फैसला कर लें। यकीनन हम अपने डेस्टिनी से दूर होंगे। अब फ़ायदा इसी चीज़ में है, रीजनल स्टेबिलिटी इसी में आएगा अगर ईरान और सऊदी अरबिया एक पेज पर आ जाएं, एक कॉज के लिए, एक सोच के लिए, एक जो प्रिंसिपल है, जो इस्लामिक प्रिंसिपल है, उसको जो छोटी सी जो मिस्टेक्स है, पिटफॉल्स है, उसको छोड़कर एक कॉमन गोल की तरफ आ जाए, तब खित्ता अमन की तरफ जा सकते हैं और खित्ते में एक ड्यूरेबिलिटी का अमल वो वाक़ई हो सकते हैं। अब जो पीस टॉक्स भी हो रहे हैं दूसरे साइड पर, यमन और जो सऊदी अरब के दरमियान जो वॉर है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, और बिन सलमान ने अभी ऑर्डर दिया है कि आप चारों तरफ से फिर से यमन को घेरेंगे, और यमनी जो फोर्सेस है उसको ईरान सपोर्ट करते हैं, ईरान के साथ उनके रिलेशंस है। तो खित्ते में फ़ज़ा बज़ाहिर तो उनके दरमियान टॉक्स हो रहे हैं, मगर जब तक ग्राउंड जो रियलिटी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आते हैं, ये वार का जो बादल है वो मंडलाता रहेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला दौर सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक पीस का दौर हो, दोनों एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाएं और नए एम्बेसीज ओपन करवाएं, और एक कंप्लीट जो है हेल्दी टाइज है, डिप्लोमेटिक टाइज, इसको इंश्योर करें ताकि मुसलमान दूसरे अक़वाम हैं
ان کو یہ جو خطے کی جو بگ پاور ہے ان کی طرف سے ایک میسج جائے کہ ہم ایک ہیں. اور امریکہ کا جو ہپوکریٹک نیچر رہا ہے، جو بائیڈن نے آتے ہی سعودی عربیہ کو کرب کرنے کی بات کی، ان سے تعلقات توڑنے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ تم پامالی کر رہے ہیں یمن میں انسانی حقوق کی، مگر وہ اکانومی کے خاطر پھر سے وہ سعودی عرب کو اکساتے ہیں، اور جو ویسٹرن جو لوبیز ہے، جو زائنسٹ لوبیز ہے، اس کے ذریعے جو مزاحمتی تحریک ہے اسلام کے، ان کو کچلنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ امریکہ کی ہپوکریٹک نیچر کو سمجھے اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں. دس واز سم تھنگ فرام مائی سائڈ. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.